नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां एनडीए और इंडिया धड़े की ओर से आगे बढ़ने लगी हैं, लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनाव का एक ट्रेलर 27 फरवरी को देखने को मिल जाएगा, जब राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 3 में से 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय है, लेकिन बीजेपी के रहते चुनावी रोमांच आसानी से खत्म हो नहीं सकता। पार्टी से जुड़े कुछ सूत्रों की माने तो पार्टी तीनों ही सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकती है, कांग्रेस को चौंका सकती है। हालांकि पहली दफा नहीं होगा, इससे पहले भी बीजेपी ने संख्या न होने के बावजूद अतिरिक्त सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था या कभी समर्थित प्रत्याशी को खड़ा किया था। हालांकि वो तीसरी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इस बार राजस्थान में सत्ता वापसी और इंडिया धड़े को लगातार कमजोर करने की सफल रणनीति के बाद आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी युवा, महिला और जातीय समीकरणों के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस परिवारवाद के उलट उम्मीदवार राज्यसभा में भेज सकती है। हालांकि दोनों ही ओर से संकेत हैं कि इस बार जोर लोकल लीडर्स पर रह सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब चंद दिन दूर हैं, जब होगा असली रण। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह होंगे और कांग्रेस से राजकुमार शर्मा, और कोशिश करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट श्याम सुंदर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। दोनों मेहमानों का आपका स्वागत है। पहले रुख बीजेपी के प्रवक्ता का कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, 2 सीटें आपकी तय हैं माना जा रहा है, हालांकि चुनाव आपने जीत लिए इस बार, और इंडिया गठबंधन को लगातार कमजोर करने की आपकी रणनीति पर आप चल रहे हैं। क्या चौंका सकते हैं इस बार भी पहले की तरह की तीसरी सीट पर भी कोई प्रत्याशी उतार कर? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जनता यही पूछ रही है। देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं और चुनाव में अधिकतम की उम्मीद के साथ हम लोग उतरते हैं। जिस तरह से पिछले 9 साल से 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश में सुशासन दिया है और पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को छुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 तक हमने विकसित भारत का एक विजन दिया है। लोगों का भरोसा हमारे साथ है। चुनाव में जो वादे हमने किए वो तमाम वादे पूरे किए हैं, और एक ऐसे फ्रूटफुल माहौल में, खुशनुमा माहौल में हिंदुस्तान की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को चुनने की तैयारी कर रही है। राजस्थान कि विधानसभा चुनाव में हमने 115 के बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और मैं आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को दोहरा रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम फिर से 25 की 25 सीटें तो जीतेंगे ही। राज्यसभा का जो चुनाव अभी है, निश्चित रूप से बहुमत के अनुसार 2 सीटें तो हमारे पास हैं ही, हम जीत ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल अपोजिशन में बना हुआ है उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हम तीसरी सीट भी जीत लें। क्या माहौल बना हुआ है अपोजिशन में? क्या माहौल है जो आप तीसरी सीट भी जिता सकती है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इनके यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है, आपसी भरोसा है नहीं। जिस तरह के बयान पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी ने अपने सहयोगियों के लिए दिए और जिस तरह का घटनाक्रम 5 साल में रहा, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लांछन लगाते रहे, तो स्थितियां राजस्थान की जनता ने देखा और इनको नकार दिया। अब इनकी लीडरशिप क्राइसिस के कारण अगर कोई कुछ बंटवारा होता है, कुछ स्थितियां पैदा होती हैं जिनका राजनीतिक लाभ अगर हम लोगों को मिलता है, तो राजनीतिक दल होने के नाते हमको वो लाभ तो लेना ही चाहेंगे। सुरेंद्र जी, लगातार अरसे से आप पर कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन एक तरह से बना है पूरे देश में, वो आपकी इसी जो महत्वाकांक्षा उस पर आरोप लगाता है अलोकतांत्रिक होने का, कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पब्लिक की चुनी हुई सरकारें हैं या फिर पब्लिक का जो बहुमत है, जो जनता का जो मत है, उसको भी तोड़ देते हैं आप। अभी आप खुद कह रहे हैं कि तीसरी भी सीट आपको मिल जाए तो राजनीति में ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सेंधमारी करेंगे, उसी से आपको तीसरी सीट मिलेगी, क्योंकि आपके पास नंबर तो सिर्फ 2 ही सीट्स हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम चुनाव में जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव में जाकर अगर हमें अधिक मत मिलते हैं तो इसमें कहाँ बुराई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम पे इस तरह का
लोकतांत्रिक होने का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने इस देश को इमरजेंसी दी है, जिनके यहाँ खुद के यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, जो एक परिवार की प्राइवेट पार्टी की तरह पिछले 60-70 साल से चलते आ रहे हैं, एक फैमिली लेगेसी है उनके यहाँ, वो हम पे अलोकतांत्रिक होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? दूसरी बात, आप जिस इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा कोई गठबंधन बन गया हो मुझे तो लगता नहीं। रोजाना जिस तरह से जिनके भरोसे गठबंधन बना, वो तो सब उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। ममता बनर्जी बन तो गया था, बन तो गया था, उसके नाम पे भी सवाल था जिसका नाम का आपने विरोध किया और फिर आप इंडिया के बजाय भारत नाम के साथ पेश आने लगे। लेकिन सेंधमारी आपने अब करना शुरू कर दिया उसमें। जी, देश में कहीं इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए, अरविंद केजरीवाल जी का बयान आ गया, वो पंजाब में और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर कहाँ गठबंधन है? अब सवाल तो है कि छोड़ के चले गए, आप ले आए, गठबंधन हो सकता है जी। गुडी गुडी बातें कहने से क्या है, अलायंस है काम। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में कोई बन पाया, ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोगों को नजर आता हो तो अलग बात है। राजकुमार जी भी हैं कांग्रेस से, जान लेते। राजकुमार जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं 2 सीटें तो तय हैं, तीसरी भी अगर राजनीतिक माइलेज मिलता है और अगर कांग्रेस के विधायक वोट करते हैं बीजेपी को, तो उसमें उनकी क्या गलती है? और आपका तो गठबंधन भी नहीं, ये भी कहना है उनका। बिल्कुल मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल से संस्कार ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे संस्कारों के चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें जोड़ने में, तोड़ने में, गिराने में, बनाने में। पूरा देश अगर कहीं राय लेता है तो आजकल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेता है कि मेरे यहाँ 5-7 सीटें कम पड़ रही है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। क्योंकि भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जहां अल सुबह मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है, दोपहर में न जाने कोई व्यक्ति सोता है और उठता है तो टीवी पे देखता है तो मुख्यमंत्री बदल जाता है। ये 9 साल से नई परंपरा चल पड़ी है। पहले वाजपेयी साहब के जमाने में, इंदिरा गांधी जी के जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नई नई परंपराएं, नई नई इंदिरा गांधी जी के जमाने में और नई नई बातें करते हैं। राजकुमार जी, मनीष जी, आप देख रहे हैं जमाने में क्या क्या नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने एक परंपरा और चली है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं मैं ही बॉलिंग करूं और मैं ही बैटिंग करूं, कोई दूसरा बॉलिंग भी नहीं करना चाहिए, बैटिंग भी नहीं करना चाहिए, और जहां मैं खड़ा हूं उस पिक्चर में तो सिक्योरिटी का आदमी भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे वो हमारे जो लोकसभा का नया भवन बना उसका उद्घाटन हो, चाहे वो नदियों में सफाई करते हुए नजर आते हैं आजकल, केवल थैली होनी चाहिए और जो डाला हुआ कचरा है वो होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री जी इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? नहीं, लेकिन राजकुमार जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री राजकुमार जी, ये बात समझ से परे है, ये बात समझ से परे है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी इमेज की पोजीशनिंग करते हैं, बीजेपी अपने पक्ष में नैरेटिव बिल्डिंग करती है, तो उतना ही लोकतांत्रिक अधिकार आपको है। आपके भी कांग्रेस के नेता, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उनको भी उतना यहाँ के अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। उसका चुनाव असल में तो मतदान तो ईवीएम से तय होता है ना, जनता के मोहर से तय होता है। अपनी छवि दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता पसंद कर रही है। आपको भी पूरा आगे, आप भी यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप ही की सरकार थी जब आपने तमाम कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, ओपीएस शुरू किया, उज्ज्वला में आपने सस्ता सिलेंडर शुरू किया, मुफ्त बिजली दी, मुफ्त राशन दिया, फिर भी खारिज कर दिए गए। मनीष जी, देश का पढ़ा लिखा तबका, देश के समझदार लोग आप आज भी आपके एनडीटीवी चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में और देश में बार बार दौरे करते हैं, मणिपुर गए क्या? उनके पास जवाब नहीं। देश के लोग पूछना चाहते हैं, बेटियों की बात करने वाली भारतीय नहीं जनता, ये राजकुमार जी, ये बड़ा भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, आप पूरे साल भर से सवाल उठा रहे थे कि मणिपुर गए क्या, मणिपुर गए क्या, लेकिन आपको जनता ने राजस्थान में बिठा दिया, घर विपक्ष में बिठा दिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपको विपक्ष में बिठा दिया। आप उनके जाने की बात करते हैं, आप सरकार से खुद ही चले गए।
आप कब तक उस तरह के इश्यूज नहीं, निश्चित रूप से मणिपुर अपने आप में एक मुद्दा है, राज्यों के मुद्दे, देश के मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे। नहीं, मणिपुर निश्चित रूप से एक मुद्दा है, बीजेपी को लेकर सवाल है, लेकिन आप मानेंगे कि जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द निकला क्या? नहीं बोला उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की जो रेसलर है उनके लिए एक शब्द निकला क्या? जो अमुक व्यक्ति था उसको कोई पनिश किया क्या? देखिए तो फिर वही आपकी राजकुमार जी, अभी हमें राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है। हाँ, आप उसी पर बात कीजिए ना, उसी पर बात कीजिए जी। 1% से बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ 80 से लेके चोटी तक का जोड़ लगाएगी कि 30 सीट में हम तोड़ ले। भारतीय जनता पार्टी माहिर हो चुकी है। मैंने क्या कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपर्ट पार्टी बन चुकी है और आप आसानी से टूटने देंगे? नहीं मनीष जी, इनके बाद नई सफेद रंग की टवेरा गाड़ियां हैं। नहीं, आप हारने की प्रैक्टिस हो गई है आपको। आप कह रहे हो उनको जीतने की प्रैक्टिस है, आपको हारने की प्रैक्टिस हो गई है। नहीं मनीष जी आप जब सवेरे उठते हैं और पहली चाय नहीं आती है, उससे पहले आपकी बैल बजती है, आपका गार्ड आके बोलता है कि साहब सफेद रंग की 5-6 गाड़ियां आई है, आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं, अंदर आना चाहते हैं। ये जो नई परंपराएं चली है इस देश में, कोई आदमी उठते देवताओं के दर्शन करे और अगर कहीं टेढ़ा बोलोगे, जो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा। इन परंपराओं जिन्होंने इस देश के पैसे को खाया है, आम आदमी के टैक्स के पैसे के साथ अन्याय किया है, वो कोई भी जेल की सलाखों से नहीं बचेगा। राजकुमार जी, मुझे एक चीज बताइए, आप एक सीट है आपके हिस्से में जो जा सकती है, अब उसमें आपको भी संशय है अभी कोई और बीजेपी, मैं वही बोल रहा हूँ, बीजेपी कभी नहीं कहती, बीजेपी जो सीट उसके हिस्से में नहीं वो उस पर भी दावा करती है, आपको उसी सीट पर संशय है कि वो बीजेपी तोड़ सकती है। मेरा सवाल ये है कि कौन आपकी सीट से लोकसभा चुनाव की बड़ी मैसेजिंग होगी, राज्यसभा चुनाव एक तरह से कहीं ट्रेलर होगा, इसीलिए डिबेट का हमने आज आयोजन भी किया। आपके हिसाब से राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग बीजेपी के खिलाफ देने के लिए इस सीट से कौन चुना जाना चाहिए? बतौर आप कांग्रेस कार्यकर्ता बताइए। कांग्रेस पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता आएगा। कांग्रेस पार्टी एक अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे नेता को मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ कोई उद्योगपति नहीं है। नहीं, खबर तो ये है कि फिर कोई गांधी परिवार से चुन के जा सकता है, खबर तो ये भी चल रही है। मैंने कहा खबरें कुछ भी चलती रहे, भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता ही गांधी परिवार की है। नहीं, आप मानते, आप सुनिए राजकुमार जी, आप कांग्रेस क्या करती है? हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखने वाला साधारण कार्यकर्ता यहाँ से उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का जो प्रयास वो सीटों को करेंगे। हमको हमारे तमाम विधायकों पे पूरा भरोसा था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। और अमित शाह जी और मोदी जी तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के सामने पटके नहीं खा चुके हैं। पूरा दुनिया जानता, पूरा देश जानता है। ये अगर कामयाब नहीं हुए तो केवल राजस्थान में कामयाब नहीं हुए। जी श्याम सुंदर शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम जी, एक तरह से कहें कि ट्रेलर होने वाला है लोकसभा चुनाव का 27 फरवरी को राजस्थान में। आपको क्या सिनेरियो लग रहा है? क्या 2016, 2020, 2022 की तरह बीजेपी फिर से एक बार कोशिश कर सकती है कि जो उसके पास नहीं है उसको भी हासिल कर लिया जाए? नहीं, लेकिन क्योंकि इतनी संख्या नहीं है कि वो तीसरी भी कब्जे में कर ले। पहले भी नहीं थी कोशिशें, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तीसरी को भी ले सकते हैं। देखिएगा, अब आपको 51 फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट 51, 102 होते हैं तो आप 2 सीटें तो ले जाने में आसानी रहेगी। तीसरी सीट को ले जाने में आसानी रहेगी। कांग्रेस के पास 70 है। अब आपने देखिए राष्ट्रीय लोकदल को शामिल किया है तो डॉक्टर सुभाष गर्ग आपके समर्थन में वोट दे सकते हैं, बाकी तो दे नहीं सकते कोई। तो ऐसी स्थिति में सुरेंद्र जी आप भी देखिएगा, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो, भाजपा ने जब इससे पहले जब चुनाव हुआ था, आपको पता हो, जब आप निर्दलीय लेके आए थे 2022 जीता पाने में सक्षम नहीं हुए थे, तो अब यहाँ तो आप कैसे तीसरी सीट को जीता पाओगे? तो आप इस सीट की देखिए, राजस्थान में देखिए ओम प्रकाश माथुर नंबर 1 राजस्थान में पहले भी राज्यसभा के सदस्य बन के गए, उनका नाम चर्चा में है। भूपेंद्र यादव जो भी है और अभी रिटायर हो रहे हैं, उनको दोबारा लाया जा सकता है। डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम भी चर्चित में है और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया भी चाह रहे हैं किसी तरह से हमारा नाम भी आ जाए। अब आएगा नहीं पता, लेकिन 2 सीटें हैं। 2 सीटों में यदि ओम प्रकाश माथुर को ले जाता है तो फिर अलका गुर्जर को लाने का महिला का संबंध बैठ जाएगा। यदि भूपेंद्र यादव को ला कर गुर्जर को या ओम माथुर को गवर्नर बनाया जाएगा,
ये अभी तक देखिए तय नहीं है। देखिए हाँ, ये नाम चर्चा में। और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस, अशोक गहलोत तो चाहते थे कि प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ा लूं। जी। लेकिन क्योंकि तेलंगाना वाला कह रहे हैं कि आपको मां मानते हैं हम, तो इसलिए हम अपने यहाँ ले जाएंगे उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए, जी। हमारा माहौल बनाने के लिए। तो यहाँ भंवर जितेंद्र का नाम भी बढ़ चर्चा में तेजी से चल रहा है। अब पवन खेड़ा कहते हैं मैं भी उदयपुर का रहने वाला हूं, मेरा नाम भी चला लो। या अजय माकन, जो कि देखिए हरियाणा से नहीं जीत पाए थे और अभी राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे पुराने प्रभारी रहे, उनका नाम भी चर्चा में। तो अब देखिए नाम चर्चा में तो है, भंवर जितेंद्र चाहेंगे। और अगर वो चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ना चाह रहे हैं अलवर से, तो हो सकता हो कि उनका नाम का भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस ने भारी लोगों को ले जाकर के भी वहां बैठाने का प्रयास किया। इससे पहले आपने देख लिया कि हमारे यहाँ से कौन कौन लोग गए थे। ये तो आपको पता है कि देखिए कि जिस प्रकार से पहले हमने मुकुल वासनिक को भेजा, प्रमोद तिवारी को भेजा या सुरजेवाला को भेजा, तीनों को बाहर का भेजा। उससे पहले हमने भेजा तो देखिए केसी वेणुगोपाल को भेजा, या एक हमारे यहाँ से जो अशोक गहलोत के माध्यम से एक गए थे, बाकी तो लोग जा नहीं पाए थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस बार लोकल को भेजा जा सकता है। और भंवर जितेंद्र का नाम बड़े प्रबल तरीके से लिया जाता है, भंवर जितेंद्र या अजय माकन, दोनों में से। और देखिए वहां पर 5 नाम है, जिसमें से दो फाइनल हो जाएंगे और 15 तारीख तक नॉमिनेशन होना है। और इस बार इलेक्शन नहीं होगा, मेरे को लगा बिना इलेक्शन के सर्वसम्मति से यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे तीनों के तीनों लोग। नहीं, लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र जी कह रहे हैं श्याम जी, फिर तो चुनाव निश्चित रूप से बनता है। पिछली बार भी यही 2022 के समय को याद करें, जब इन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया और फिर हालांकि इन्हीं के यहाँ से जो वोट में कांग्रेस ने एक तरह से कहें कि सेंधमारी करा दी, तो जो रानी कुशवाहा का, सभी को शोभा कुशवाहा का याद है उदाहरण। मैं आपसे जानना चाह रहा था श्याम जी कि जो कांग्रेस है, बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत साफ है, युवा चाहिए, जातिगत समीकरण उसके पास बहुत साफ दिख रहे हैं, जाट, गुर्जर और यादव के जरिए ओबीसी को साधना चाहती है और युवा महिला का भी उसके पास इंतजाम है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस क्या इस बार बच सकती है, बचना चाहिए गांधी परिवार से किसी को राजस्थान से भेजने के बजाय? क्योंकि चुनाव से पहले परिवारवाद का एक बड़ा आरोप झेलती रही कांग्रेस। देखिएगा कि मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी राजस्थान आए, क्योंकि तेलंगाना उनको ले जाना चाहता है। तेलंगाना चाहता है कि भाई अगर सोनिया गांधी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े तो वहां का माहौल अच्छा बन सकता है, तो वो बार बार डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा भंवर जितेंद्र का नाम प्रबल तरीके से, या पवन खेड़ा, दोनों लोकल है। पवन खेड़ा तो राजनीति दिल्ली में करते हैं, लेकिन है रहने वाले उदयपुर के पास के रहने वाले हैं। अजय माकन क्यों इसलिए दावेदारी करते हैं क्योंकि मैं पहले प्रभारी रहा था और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। ऐसी स्थिति में तीनों में से कौन फाइनल होगा नहीं पता, लेकिन भाजपा तीसरा उम्मीदवार तो खड़ा नहीं करेगी। मेरे को लगता नहीं कि चुनाव कराने के पक्ष में होगी, क्योंकि स्थिति भाजपा की खराब होनी है। और ये कांग्रेस चाह रही है ना कि कांग्रेस की स्थिति खराब करे। चुनाव कराने की स्थिति जब बनती है, अगर 5-7 सीटों का अंतर होता, यहाँ तो सीटों का अंतर काफी है। नहीं, लेकिन श्याम जी एक बड़ा सवाल ये है कि सीटों का अंतर है, 51 सीटें चाहिए, निश्चित रूप से 2 सीटों के लिए इंतजाम है, जो अब संख्या है बीजेपी के पास में। बाकी बची हुई 25 सीटें इनके पास में, जो दूसरी तरफ से हमेशा दावा करते रहे कि 25 सीटें उधर हैं इनकी, तो क्या वो 25 का गणित नहीं बैठ सकता इस बार? नहीं, अगर वो 4 सीटों का होता तो 3 सीटें बीजेपी जिताने में कामयाब हुई थी, जैसे कांग्रेस 3 सीटों को जिताने में कामयाब हुई थी इससे पहले। तो इसलिए 3 सीटों का चुनाव है, इसलिए मेरे को इतना बड़ा रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहेगी कि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो जिससे कि बदनामी मिले। इसलिए बहुत निश्चित रूप से 2 ही सीटें कांग्रेस, 1 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि मैं 2 सीटों पे चुनाव लड़ूं। ऐसी स्थिति में मेरे को लगता है इस बार चुनाव होगा नहीं। नहीं, लेकिन राजकुमार जी तो मान बैठे हैं कि उनको तो संशय है कि बीजेपी तोड़ लेगी। अब राजकुमार जी, अब अशोक गहलोत क्या से मिले हो और वो चाह रहे हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो विवाद है वो उजागर हो जाए, 25 मेरे को लगता नहीं का जो बार बार वो वैल्यू का जिक्र हो रहा है, 51 की वैल्यू है, 22-23 बीजेपी के पास बनते हैं और 25 उधर से ले लिए जाए तो काम बन सकता है बीजेपी का फिर से। क्या उसी 25 की ओर इशारा तो नहीं है राजकुमार जी का भी? उनको शक है उन पे, क्योंकि 51 एक तरफ जाएगा जी, तो 51 जाने के बाद फिर 20 रह जाते हैं। अब ज्यादा नहीं रहते ना, 70 ही है ना इनके पास, तो 20 भी नहीं रह पाते, 19 ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे लेकर पाएंगे? और वहां 102 हो जाते हैं तो 115 है,
तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय भी ज्यादा मिलाकर किया जाए तो बैठता नहीं है, वो 51 वाला सिनेरियो स्पष्ट रूप से बैठ नहीं पा रहा, इसलिए बैठता मैं नहीं है, मान के बिल्कुल चलता हूँ बिल्कुल। हालांकि कि इस बार चुनाव नहीं होगा। 2016 और 2020-22 को देखें तो हालांकि 2016 में पुराना तो बीजेपी की सरकार थी, तब सभी सीटें जीत ली थी, लेकिन 20 और 22 में बीजेपी ने पूरी कवायद की। सुरेंद्र जी, आपके पास फिर से लौटना चाहेंगे आखिरी पड़ाव पर डिबेट के। इस बार तो कम से कम आप 2 ही सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, एक इमेज खराब हो सकती है बीजेपी की उससे पहले। देखिए, विषय लोकसभा चुनाव का नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, एक राजनीतिक दल होने के नाते निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि हम अधिकतम सीटें जीतें। स्वाभाविक बात है, इसमें कोई अनर्गल बात है नहीं। बिल्कुल। दूसरा, जो मेरे मित्र राजकुमार जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी अगर स्वच्छता अभियान चलाते हैं तो इनसे इनको बड़ी आपत्ति है। जिस बापू का नाम लेकर ये राजनीति करते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने जिस स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, हमने उस स्वच्छ भारत को साकार किया है। प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सफाई के लिए उतरते हैं, नदियां साफ करते हैं। हमने पूरा का पूरा, आप देखिए रेलवे का स्ट्रक्चर देखिए, पूरे रेलवे स्टेशन तब्दील कर दिए, आपको एयरपोर्ट जैसे नजर आते हैं। देश के सार्वजनिक सुरेंद्र जी, गंगापुर सिटी के अंदर एक महिला सोच के लिए जा रही थी 3 दिन पहले, वो बोरवेल में गिर गई। अभी तक एनडीटीवी दिखा रहा है कि उसको महिला को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आप बातें कहाँ की करते हो? गंगापुर सिटी जयपुर के नजदीक में ही है, बहुत दूर नहीं है। जी, आप तो बोरवेल खुले पड़े, सोच के लिए महिलाओं को अभी भी जंगलों में जाना पड़ रहा है। आप समझदार सोच व्यक्ति करते हैं। करते आपने सत्ता हासिल कर ली। आप समझदार व्यक्ति हैं। इस राजस्थान में 5 साल अभी आपने शासन किया है और अभी आपका शासन खत्म हुआ ही है। अगर बात ओडीएफ की है, आपको ओडीएफ पे आपत्ति है या बोरवेल पे आपत्ति है या स्वच्छता अभियान पे आपत्ति है, मैं आपकी आपत्ति को नहीं समझ पा रहा। आप कहते हैं ना कि हमने महिलाओं के लिए शौचालय बना दिए। आपको गंगापुर सिटी तो जयपुर के नजदीक है। शाम को महिला सोच के लिए जा रही थी, बोरवेल में गिर गई। इंडिविजुअल उदाहरण को लेकर अगर रेस्क्यू नहीं हो पाई है। इंडिविजुअल उदाहरण को लेकर अगर पूरे स्वच्छता अभियान पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पूरा देश देख रहा है, देश बदल रहा है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री खुद जिस तरह से उन्होंने अगवा होकर और महात्मा गांधी सफाई अभियान चल रहा है, हमको भी पता है। स्वच्छता के नारे को पूछो, सफाई अभियान चल रहा है। सतीश बुनियादी को पूछो, सफाई अभियान चल रहा है। राजेंद्र राजौरी को पूछो, सफाई अभियान चल रहा है। अशोक कलामी को पूछो, सफाई अभियान चल रहा है। बहुत जल्दी लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछो, मुरली मनोहर जोशी से पूछो, अभियान चल रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, सफाई अभियान चल रहा है। हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के दिमाग में जो गंदगी भरी है उसका भी सफाया किया जाए। नहीं, आप तो कांग्रेस का ही सफाया करने पे तुले हुए हैं सुरेंद्र जी। आप तो चाहते नहीं कि आरोप ये लगता है कि ऑपोजिशन उसी के पक्ष में चाहती है, कांग्रेस मुक्त भारत का तो आप ही का नारा था। नहीं, हम चाहते हैं मजबूत अपोजिशन की भूमिका में रहें। आप कांग्रेस मुक्त भारत का तो आप ही के यहाँ से नारा उठा था। विपक्ष की भूमिका निभाएं, मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहें। लेकिन ये आपके आत्मविश्लेषण का समय है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है अपने सबसे बुरे दौर से क्यों गुजर रही है, जनता ने आपको क्यों नकार दिया? आपको इस बात से चिंतन करना चाहिए कि देश की जनता आपको नकार बनाएंगे। उनसे पूछो सफाई अभियान होता क्या है। राजकुमार जी, किसी भी राजनीतिक दल के कामकाज पर मोहर चुनाव में लगती है और आप लोगों को नकार दिया लोगों ने। आप हमारे कामकाज में लोग वोट लगा रहे हैं, हमारे कामकाज का लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारे काम पर लोग वोट दे रहे हैं और देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मोदी एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे हैं, पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलरिटी जग जाहिर है। तो जब आपकी नीतियों को लोगों ने नकार दिया, आपकी दूरदर्शी सोच को लोगों ने नकार दिया, अब आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर देश की जनता आपको पसंद क्यों नहीं कर रही, आपके विचारों के साथ क्यों नहीं है, आपके कमिटमेंट में काम कर रही है। आप व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने जो पार्टी का चयन किया वो गलत है। आप इस बात पे विचार कीजिए कि देश की जनता आपको क्यों नकार चुकी है। ठीक है, निश्चित रूप से ऑपोजिशन कांग्रेस को नकारा, इसमें कोई दो राय नहीं। राजकुमार जी, निश्चित रूप से आपके लिए आत्मचिंतन का समय तो है ही। विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव आपके लिए मौका है और फिर लोकसभा चुनाव भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। श्याम जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी और राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें टीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।